हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सी स्क्वायर क्लासेस। माय नेम इज राग चुगानी और आज हम लोग अपना डिस्कस करने वाले हैं एपोप्टोसिस का लेक्चर नंबर 2। एपोप्टोसिस बेसिकली हम दो ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। लेक्चर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा है फाइनल चैप्टर ऑफ एपोप्टोसिस। सो बेसिकली एपोप्टोसिस में अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया कि एपोप्टोसिस क्या है। तो हमने पता है कि एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होता है। ठीक है, सो हमने लेक्चर 1 में क्या देखा, लेक्चर 1 में हमने लिया ओवरव्यू ऑफ एपोप्टोसिस लिया हमने लेक्चर 1 में। इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 1 में एक चीज देखी कि जब भी एपोप्टोसिस हो रहा होता है तो फ्लॉप मूवमेंट होता है। किसका फ्लॉप मूवमेंट होता है? हमारा एक लिपिड का, ऑफ फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ठीक है, ये लिपिड है जिसका एक फ्लॉप मूवमेंट होता है। इसके बाद हमने देखा कि एपोप्टोसिस में क्या वर्क करते हैं, वर्किंग ऑफ कैस्पेसिस। कैसे कैस्पेस वर्क करते हैं, वर्किंग ऑफ कैस्पेसिस। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने बताया था कैस्पेसिस की फुल फॉर्म क्या होती है। कैस्पेसिस होते हैं हमारे सिस्टीन एसोसिएटेड एस्पार्टिक एसिड आगे प्रोटीएसिस। तो ये हमारे क्या थे, हमने कैस्पेसिस डिस्कस करे थे। फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ एपोप्टोटिक पाथवेज, यानी कितने टाइप के एपोप्टोटिक पाथवेज होते हैं, हमने ये देखे। ठीक है, जिसमें हमने दो मेन एपोप्टोटिक पाथवेज देखे थे एंड यू माइट नो दैट वो दो कौन कौन से होते हैं हमारे। सिग्नल कहां से आ रहा है, इस बेसिस पर एपोप्टोटिक पाथवेज हमारे दो थे। वो थे हमारे, एक इंट्रिंसिक और दूसरे था एक्सट्रिंसिक। यानी हमने ये दो एपोप्टोटिक पाथवे देखे थे जिसमें से हमने एक्सट्रिंसिक वाला डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हमारा नंबर है इंट्रिंसिक वाले का। और लास्ट हमने देखा था नेक्रोसिस एंड ट्यूमर में डिफरेंस क्या होता है, ट्यूमर का डिफरेंस। सो ये हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। सो लेट्स बिगिन। इंट्रिंसिक पाथवे, वो एक शॉर्ट ओवरव्यू था जो हमने डिस्कस किया था उसका। अब आज हम एक थोड़ा सा डिटेल वर्जन पढ़ लेते हैं इंट्रिंसिक पाथवे का। हमने एक्सट्रिंसिक का ऑलरेडी उसी में कवर कर लिया था। सो सबसे पहली चीज तो इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, सेल के अंदर से सिग्नल आता है सेल को मारने का। अब सेल के अंदर कौन है जो इंट्रिंसिक पाथवे इनिशिएट करवाता है? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसमें कौन रोल प्ले करता है अपना? माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल। कैसे रोल प्ले करता है वो हम अभी देखते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है अपने अंदर से एक मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम। आप लोगों ने साइटोक्रोम पढ़ा होगा, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रोल प्ले करता है, ईटीएस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नॉर्मली वर्क रोल प्ले करता है। बट एपोप्टोसिस के टाइम पे ये साइटोक्रोम बाहर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और ये एक सिग्नल है कि भाई सेल की डेथ होने वाली है। ठीक है, कब होता है ये इंट्रिंसिक पाथवे, कब होता है? व्हेन देयर इज इन्फेक्शन और इंजरी। जब इन्फेक्शन या इंजरी हुई हो तब ये हमारा इंट्रिंसिक पाथवे भी रोल प्ले करता है। साथ ही साथ, अच्छा इंट्रिंसिक क्या था एक बार ये भी देख लो, बाद में भूल ना जाओ। सिग्नल कमिंग फ्रॉम, कहां से आता है? इनसाइड से, मतलब अंदर से। कमिंग फ्रॉम इनसाइड, इसमें हमारा साइटोक्रोम जो है कम्स आउट थ्रू। अब एक स्ट्रक्चर होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है साइटोक्रोम जो होता है वो हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। तो ये साइटोक्रोम कम्स आउट थ्रू MOMP। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पोर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और उसके थ्रू साइटोक्रोम हमारे बाहर आ जाते हैं। ये ना एसोसिएट हो जाते हैं एक और स्ट्रक्चर के साथ, यानी एक और मॉलिक्यूल्स के साथ। और वो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एपाफ 1। एपाफ 1 और साइटोक्रोम से ही मिलकर के सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एपाफ की फुल फॉर्म क्या है? एपोप्टोटिक प्रोटीएस एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये एपाफ 1 और साइटोक्रोम कहां गया हमारा,
ये ना साइटोक्रोम, ये दोनों मिल जाते हैं और ये एक क्या करते हैं, यानी 7 यूनिट्स आती हैं एपाफ 1 की, 7 मोनोमर्स यानी 7 एपाफ 1 आते हैं जो कि साइटोक्रोम के साथ मिल जाते हैं। अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है इसमें। सपोज दिस इज एपाफ 1, ठीक है। अब इसके साथ कितने मॉलिक्यूल्स आके मिलते हैं, 7 एपाफ 1, तो 7 एपाफ 1 के साथ क्या होता है, हमारे 7 साइटोक्रोम आके मिलेंगे। तो 7 एपाफ 1 और 7 साइटोक्रोम मिल करके बनाते हैं हमारा इंट्रिंसिक डेथ कॉम्प्लेक्स, ये आ गया साइटोक्रोम। सो दिस इज साइटोक्रोम एंड दिस इज एपाफ 1, राइट। ये साइटोक्रोम और एपाफ 1 ही एक सिग्नल है इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। अच्छा, ये पूरा स्ट्रक्चर बन कहाँ रहा होता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा होता है हमारा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि देखो माइटोकॉन्ड्रिया से सारे के सारे जो निकल के आएंगे, ये हो गया हमारा सेल, ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और सपोज यहाँ थे हमारे, ये था माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कहाँ से निकला है, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पोर से लेकर के बाहर आया है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और ये रीजन हो गया साइटोप्लाज्म। आइए देखते हैं किस तरीके से काम करता है। सपोज ये एक सेल हो गया, ये हो गया सेल के अंदर का न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, यहां होता है हमारा साइटोप्लाज्म, और यहां पर एक स्ट्रक्चर और होता है माइटोकॉन्ड्रिया। होते तो बहुत सारे हैं और, बट ये कौन सा हो गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। लेट मी शो यू होता प्रोसेस कैसे है ये वाला। देखो सबसे पहले क्या होते हैं, साइटोक्रोम ना इसमें से बाहर आ जाते हैं, ये हो गया साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम आकर के ना ऐसे एक अरेंज हो जाते हैं पूरे, 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 साइटोक्रोम्स आते हैं और हर एक एक साइटोक्रोम के साथ अटैच होता है हमारा एक मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं हम एपेफ 1, कुछ इस तरीके से ये हो जाता है हमारा एपेफ 1 का मॉलिक्यूल। तो ये एपाफ 1 के मॉलिक्यूल हमारे अरेंज होकर के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसका जो पीछे टेल दिख रही है आपको, ये एपेफ 1 की जो टेल है ये वाली, इसको बोलते हैं हम कार्ड, CARD, मतलब कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन, ये होता है हमारे कार्ड का मीनिंग, ठीक है। सो ये हमारा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, और एक चलता कहां पर है सारा का सारा सीन, ये चलता है हमारा सब साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये जो कार्ड था, कार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कार्ड ही क्या करवाता है हमारा, प्रोकैस्पेस को एक्टिवेट कर देता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्रोकैस्पेस। प्रोकैस्पेस का मतलब क्या है, प्रोकैस्पेस होते हैं हमारे इनएक्टिव, लेकिन कार्ड सबसे पहले किसको एक्टिवेट करेगा, कार्ड सबसे पहले एक्टिवेट करेगा इनिशिएटर प्रोकैस्पेस को। वो सीक्वेंस याद करिए जो हमने लेक्चर 1 में देखा था, जिसपे हम जानते हैं इनिशिएटर प्रोकैस्पेस जब एक्टिवेट होता है तो बनता है हमारा इनिशिएटर कैस्पेस, ठीक है। प्रो कैस्पेस क्या था, हमारा एक इनएक्टिव फॉर्म था, जब भी वर्ड आ रहा है मैंने आपको बताया था प्रो, तो इसका मतलब वो इनएक्टिव है, और ये क्या हो गया हमारा, एक्टिव हो गया। अब ये इनिशिएटर तो एक्टिवेट हो गए, इनिशिएटर मतलब शुरुआत कराने वाले, अब मेन काम कराने वाले कौन है हमारे, एग्जीक्यूशनल है ना, तो इसके बाद कौन एक्टिवेट होंगे, हमारे एग्जीक्यूशनल आ जाएंगे। तो एग्जीक्यूशनल भी ऐसे ही इनएक्टिव होते हैं पहले। तब तक आप लोग ये सोच के देखिए कि ये इनएक्टिव क्यों होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज होते हैं, ये हमने इससे पहले भी डिस्कस करा हुआ है पिछले लेक्चर में। हाँ बिल्कुल सही सही सोचा होगा आप लोगों ने। जनरली अगर हम इसको सोचें कि अगर ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में ही पड़े रहें तो सेल क्या करेगा, सेल इन्हें एक्टिव फॉर्म में होंगे तो सेल खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इन्हें हमेशा हम इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं, अगर एक्टिव रहेंगे तो ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और जब चाहे तब किल कर देंगे। सो फिर हमारा क्या बनता है, एग्जीक्यूशनल कैस्पेस,
अगेन एक्टिव। तो इस तरीके से हमारा वर्क होता है। और आपको पता है अगर हमारा एग्जीक्यूशनल कैशपेस बन चुका है, ये एग्जीक्यूशनल कैशपेस जाकर के किस पे एक्ट करेगा? हमने कल देखा था डिस्क बनता है एक, है ना? डिस्क मतलब डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, और वो आगे जाके किसको एक्ट करता है? एक इंटरेक्शन देखा था हमने, ऐसे करके था। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो आपको याद आ जाएगा। इसे बोलते थे हम लोग कैड, और ये था आई कैड। ठीक है, तो ये जाकर किस पे एक्ट करता था? आई कैड को जाकर के डिस्काउंट डिस्काउंट मार देता था। और ये फिर ये कैड फ्री, और अगर ये कैड फ्री हो गया तो ये क्या करेगा? कैड फ्री हो जाएगा तो हमारा डीएनएस है ना एक तरीके का, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है? एक डीएनएस है, और डीएनएस जाके क्या करेगा? डीएनए को जाकर के डिस्ट्रॉय कर देगा। बस डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, दिस इज की इंट्रिंसिक पाथवे, जनरल है वर्क कैसे करता है। अब ऐसे तो इंट्रिंसिक पाथवे कभी भी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्री होल्ड अ सेकंड, सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे हमारे प्रोटीन्स होते हैं MOMP, ऐसे चैनल प्रोटीन है जिनको हम बोलते हैं MOMP। इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के अंदर से जो हमारा साइटोक्रोम है वो ट्रेवल करके बाहर आता है। ठीक है, ऐसे साइटोक्रोम आता है बाहर। लेकिन अगर ये हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट है तो साइटोक्रोम तो हर समय बाहर आता रहेगा। और अगर साइटोक्रोम हर समय बाहर आएगा तो इसका मतलब वो क्या करवाएगा? एपाफ 1 से इंटरेक्ट करेगा, और एपाफ 1 से इंटरेक्ट करेगा तो रिजल्टेंट एपोप्टोसिस हर समय कराएगा। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? इस तरीके से सेल कभी जिंदा बच ही नहीं सकता, हमेशा ही मरता रहेगा। इसको रोकते कैसे हैं? ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिर एपोप्टोसिस हो जाएगा। नाउ हाउ टू प्रिवेंट एपोप्टोसिस? ठीक है, लेट्स चेक। देखिए एपोप्टोसिस को रोकना है तो इसके लिए क्या प्रेजेंट होनी चाहिए हमारे पास? इनहिबिटर्स। सो अब हम बात करते हैं इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस की। एपोप्टोसिस आपको पता है इंट्रिंसिक पाथवे है, कभी हो सकता है रोकना पड़ जाए। तो हमारे ना एक स्पेशल टाइप के वायरसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं बैक्यूलो वायरस। क्या कहते हैं हम? बैक्यूलो वायरस। और इन बैक्यूलो वायरस के अंदर एक ना स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं IAP, इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोटिक प्रोटीएस। ठीक है ना, बेसिकली एपोप्टोसिस को रोकने के लिए। तो ये हमारे कुछ, अब देखो वैसे तो बैक्यूलो वायरस अपने आप में ही एक वायरस है। वायरस के अंदर कहां से एपोप्टोसिस होगा? क्योंकि एपोप्टोसिस तो सेल की डेथ होती है, एंड वायरस तो अपने आप में सेल है ही नहीं, तो उसकी डेथ कैसे होगी? सो बेसिकली क्या करता है, इसके IAP प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रिवेंट डेथ ऑफ इट्स होस्ट सेल। तो ये अपने सेल को, अपने जो होस्ट का सेल है उसको नहीं मरने देता। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? IAP जैसे प्रोटीन है। अच्छा, IAP के पास भी एक स्पेशल टाइप का डोमेन होता है जिसकी वजह से सारा काम हो पाता है, और उस डोमेन का नाम है BIR डोमेन। ये BIR डोमेन क्या करता है? सीधा टारगेट करता है कैस्पेसिस को, और इन कैस्पेसिस को रोकता है ये। ठीक है, यानी क्या करता है? इन कैस्पेसिस को रोक देता है। ये बोलता है भैया अपना काम मत करो। और कैस्पेसी आप जानते हो क्या कराते हैं? पूरी सेल डेथ करवाते हैं। इनमें से भी एक स्पेशल टाइप का IAP है जिसका नाम है XIAP। क्या नाम है? XIAP मतलब एक्स लिंक IAP। ये एक्स लिंक IAP प्रोटीन्स जो होते हैं ये सबसे बेस्ट IAP माने जाते हैं, मतलब एक अच्छे ही पोटेंट एक्टिवेटर्स हैं। तो दीज आर द पोटेंट एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। ठीक है, सो किस तरीके से बैक्टीरियो वायरस के अंदर रेगुलेट होता है। अब हम देखेंगे हमारे अंदर भी एपोप्टोसिस रेगुलेट होता है, तो हमारी बॉडी कैसे रेगुलेट करती है ऐसे। तो इसे हम देखते हैं इंट्रिंसिक, क्योंकि हमें इंट्रिंसिक पाथवे को रेगुलेट करना है। इंट्रिंसिक पाथवे रेगुलेशन। हमारे अंदर ना इंट्रिंसिक पाथवे को रेगुलेट करने के लिए हमारे अंदर एक फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है। उन फैमिली ऑफ प्रोटीन्स को हम लोग वैसे कहते हैं BCL2। BCL2 फैमिली। ठीक है, फैमिली क्यों? क्योंकि इसके पास डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। BCL2 क्यों ही बोला इसको? BCL2 का मतलब होता है बी सेल लिम्फोमा।
क्योंकि सबसे पहले इसको किसमें देखा गया होगा, बी सेल लिम्फोमा के अंदर, तभी इसका ऐसे नाम पड़ गया। अब देखो, अब इसमें दो टाइप के होते हैं। इसमें एक होते हैं हमारे एंटी एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टोटिक जो एपोप्टोसिस होने से रोकते हैं। एक होते हैं हमारे प्रो एपोप्टोटिक जो खासकर बोलते हैं कि एपोप्टोसिस करो, ठीक है। BCL2 फैमिली कहने को हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रिंसिक पाथवे रेगुलेट कैसे होता है, तो BCL2 ही फैमिली एंटी एपोप्टोसिस कराती है और BCL2 फैमिली ही हमारा एपोप्टोसिस भी कराती है। तो ये दोनों काम करती है, दोगली है, ठीक है। फैमिली कैसी है, दोगले लोगों की फैमिली है, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, BCL2 प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रो एपोप्टोसिस भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं, BCL2 की प्रो एपोप्टोसिस जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारी BH123 प्रोटीन्स और एक है हमारे BH3 ओनली प्रोटीन। तो ये दो टाइप की है, ठीक है। आओ देखते हैं एक बार कौन कौन कैसे कैसे काम करता है, किस किस को कौन काम कराने के लिए मजबूर करता है। ठीक, BH123 प्रोटीन क्या करते हैं, ये करते हैं फॉर्म MOMP एंड रिलीज साइटोक्रोम। यानी ये क्या करते हैं, MOMP का फॉर्मेशन यानी माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब हमने बोला था ना कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में पोर बना हुआ होगा तो ऐसे तो साइटोक्रोम हमेशा बाहर निकलता रहेगा, कभी भी एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, BH123 प्रोटीन्स होते हैं। यही BH123 प्रोटीन्स अगर एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन बनेगा, मेम्ब्रेन पोर बनेगा और उसमें से साइटोक्रोम बाहर आएगा, ठीक है। BH3 ओनली प्रोटीन क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन से और उनको रोकते हैं। आइए देखते हैं। सो ये क्या करते हैं, दे बाइंड विद, क्या करते हैं, ये बाइंड हो जाते हैं BCL2 फैमिली के साथ और उनको उनका काम करने से रोकते हैं। सो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, दे बाइंड विद BCL2 फैमिली, दे बाइंड विद BCL2 फैमिली एंड इनहिबिट देम, और इसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। ये साफ शब्दों में यही होता है, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं, बिड, वैक्स, नॉक्सा, पूमा, ये इसके एग्जाम्पल है। हाँ, ऐसे ही थोड़े से नाम है इसके, ठीक है। और इसके BH123 प्रोटीन्स ये भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, मतलब दो एग्जाम्पल्स हैं इसके हमारे पास, बैक्स और बैक, ये दो टाइप के प्रोटीन है, ठीक है। BCL2 प्रोटीन्स एक बार ये देखते हैं कैसे काम करते हैं। देखो BCL2 के नाम में क्या बोला है कि ये एंटी एपोप्टोटिक है, यानी अच्छे हैं, तो इनको हम बादल में बंद कर देते हैं, ठीक है। ये अच्छे हैं, तो ये अच्छे हैं तो क्या करेंगे, प्रिवेंट MOMP फॉर्मेशन, यानी MOMP को रिलीज नहीं होने बनने नहीं देंगे। MOMP मतलब माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पोर, उसको बनने नहीं देंगे। एंड रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C, मतलब साइटोक्रोम C को रिलीज होने से रोकेंगे। तो इतना आपको क्लियर हुआ क्या क्या कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। ये हमारा पूरी BCL2 फैमिली है जो रेगुलेट करती है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं। कभी कभी ये लोग घुमा करके इस पे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी बनाते हैं, यानी पार्ट C के क्वेश्चन भी बनाते हैं। इसमें एक ग्राफ दे देंगे, पूछेंगे इसमें भाई ये वाला एक्टिव कैश पेस वर्क कर रहा है, ये वाला कैश पेस वर्क कर रहा है, ये बताइए इसमें BH3 प्रोटीन्स BCL2 फैमिली में BCL2 प्रोटीन्स बढ़े हुए हैं और BH3 ओनली प्रोटीन्स कम हो रखे हैं, तो ये किस टाइप का एपोप्टोसिस हो रहा है। सो इस तरीके से ग्राफ आता है। वी विल डिस्कस अबाउट वन क्वेश्चन लेटर। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। दो मैकेनिज्म है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने के। कौन कौन से दो हैं, पहला क्या है कि आप एंटी एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली प्रोटीन्स को न्यूट्रलाइज कर दो। भाई सीधी बात है, मतलब उनको मतलब इनएक्टिवेट कर दो। अगर आपको एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को एक्टिवेट नहीं करोगे तो प्रो एपोप्टोटिक कैसे काम करेंगे। दूसरी बात उन्होंने बोली है डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स, तो जो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स हैं डायरेक्टली उनको एक्टिवेट कर दो। ये कौन कौन से थे हमारे, आपको याद होगा BH123 प्रोटीन्स वाली जो हमारा क्लास थी उसमें हमारे कौन से आते हैं, बैक और बैक्स प्रोटीन्स, उनको डायरेक्टली एक्टिवेट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर बैक और बैक्स से, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पर किससे है, पूमा, नॉक्सा, ठीक है। और भी हम लोगों ने देखे थे ना जिसमें हमारे BH3 ओनली प्रोटीन वाली, ये वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग मैकेनिज्म है। और अब बात आती है अगर ये स्टिमुलस नहीं आया, अगर बेसिकली स्टिमुलस नहीं आ रहा है प्रो एपोप्टोटिक की तरफ से, तब क्या होगा।
BCl टू बाइंड विद द BH123 प्रोटीन्स, ये BH123 प्रोटीन से बाइंड करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पे और ब्लॉक करेंगे बैक्स और बैक की एक्टिविटी को। बैक्स और आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये ऑफ की जगह यहाँ आएगा और, तो क्या करेंगे बैक्स और बैक को रोक देंगे ताकि वो अपना ओलिगोमराइज नहीं हो पाए, यानी कि आपस में क्योंकि मिलकर के यूनिट बनाएंगे तो MOMP बना देंगे, तो इससे होने से रोकेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपोप्टोसिस इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक हम देख चुके हैं। सो इससे हमारे 2-3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे अपने एक छोटी सी वीडियो बना करके उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फिर मुलाकात होगी एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।